एक उस्ताद, एक स्पिरिचुअल टीचर अपने अंदर से स्पिरिचुअल पीस निकालता है क्या, जैसे फूल खुशबू निकालती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 2022 में। हम लोग अपने आप को बॉडी समझते हैं और हम लोगों को लगता है कि ये बॉडी सख्त लोहे की है, जबकि लोहा भी इतना सख्त नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे से जब रिलेट करते हैं तो मोटी मोटी सलाखों के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं और कभी भी अपनी सलाखें हटाते नहीं हैं। दीवार होती है हम दोनों के बीच में। एक चीज़ मुझे बहुत सालों से, जब तक ज़ेन योगा नहीं मिली थी तब तक कंफ्यूज करती थी कि हम लोग उनसे क्यों नाराज़ हो जाते हैं जिनके सबसे नज़दीक होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप अपने रुपए को उठाएं और उसको फाड़ दें। हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिनसे रोज़ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत इंटीमेट होते हैं, हमको पता है कि वो हमारे शरीर जैसे ही हैं, हम अपने हाथ पैर को कभी काटेंगे नहीं, तो हम लोग क्यों नाराज़ हो जाते हैं या लड़ते रहते हैं उन लोगों से जो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं। ज़ेन योगा आने के बाद ये आंसर मेरा क्लियर हुआ। जैसे आपने अभी भी कहा ना कि कुछ लोग जब बना नहीं पाते तो गुस्सा हो जाते हैं। ये सवाल मेरे लिए था, मेरे अपने लिए था कि मेरे मन में गुस्से का भाव क्यों आता है जब मैं किसी को देखता हूँ जो ऐसी हरकत नहीं करता जो मैं चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज़ को कर पाएँ, आपके साथ भी हो पाए। मेरे मन में आप लोगों को देख करके एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल बने। अच्छा, वो सक्सेस थोड़ी सी और स्पेसिफिक हो जाएगी अगर मैं ये कहूँ कि आप तो बनिए इंजीनियर और आप बनिए डॉक्टर या कोई स्पेसिफिक चीज़। उसमें भी थोड़ा और आगे बढ़ा करके अगर मैं और स्पेसिफिक कर दूँ तो मैं बोल दूँ आप बनिएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में, और आप डॉक्टर बनेंगे जो कि ENT सर्जन बनेंगी। इतना स्पेसिफिक हम लोग सोचते हैं। अगर गोल अवेलेबल है, स्पेसिफिक गोल, तो हम उसी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। एक मैंने वीडियो का थंबनेल देखा आपके मिस्टर बीस्ट का, वो ऊपर खड़े हैं, बहुत ऊपर, और ऊपर से नीचे बॉल फेंकने वाले हैं, और नीचे एक बहुत नीचे होगा, 300-400 मीटर नीचे होगा शायद, मतलब 8-10 फ्लोर नीचे, और नीचे बॉल फेंकेंगे और एक गोल सर्कल बना रखा है रेड कलर का कि जो इस गोल के अंदर बॉल मार देगा उसको हम इतना पैसा देंगे, लाखों डॉलर देंगे। वो थंबनेल था। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग ऐसा ही टारगेट करते हैं। जब हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक चीज़ की तैयारी करते हैं। जब मुझे अपने लिए एहसास हुआ कि इतनी स्पेसिफिक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, आप एक डायरेक्शन में जा सकते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो मेरी अपने लिए एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो गई। मैं अपने लिए बहुत लीनियंट हो गया और उसी की वजह से मेरे आसपास के लोगों के लिए भी मैं लीनियंट हो गया। जब मैं अपने आप से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हें ऐसा ही काम करना चाहिए, ना उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ अगर मैं नहीं कर पाता हूँ, ना ही तो मैं खुश होता हूँ अगर वो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज़ अगर मैं पाता हूँ तो किसकी वजह से पाता हूँ, मेरी वजह से, और बहुत से कारण है उसके। तो मैं अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ और दूसरों के लिए भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। तब मेरे मन में सवाल आया, क्योंकि उस टाइम जब मेरे मन में सवाल आया था इमोशन कम हो गया था। सवाल ये था कि हम लोग क्यों किसी से नाराज़ होते हैं जो हमारे अपने नज़दीक है, जो हमारे एकदम इंटीमेट है, उनसे क्यों नाराज़ हो जाते हैं। तो उसका आंसर यही है, बहुत सिंपल आंसर है कि हम सामने वाले से कनेक्ट ही नहीं करते। हम कनेक्ट करते हैं, जब भी किसी से भी कनेक्ट करते हैं, बरसाती होती है, बीच में झिल्ली होती है, एक्सपेक्टेशंस की झिल्ली। जैसे आप हाथ में पॉलीथीन पहन करके, ग्लव्स पहनकर किसी को टच करें तो आप टच नहीं कर सकते। आप अपनी एक्सपेक्टेशन के थ्रू किसी को मिलें, चाहे कितनी भी अच्छी एक्सपेक्टेशन हो, कितना भी अच्छा ग्लव्स हो, सुपर सेंसिटिव ग्लव्स हो, आप नहीं टच कर सकते। और वाइस वर्सा, चूंकि आप नहीं टच कर सकते तो वो भी टच नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है जब मास्टर्स आते हैं, बिकॉज मास्टर्स तो बॉडी होते ही नहीं,
और एक्सपेक्टेशंस को स्टोर होने के लिए, रखने के लिए एक हार्ड ड्राइव चाहिए होता है। मेमोरीज़ को स्टोर होने के लिए चाहिए होता है फिजिकल बॉडी, या तो कम से कम मॉलिक्यूलर बॉडी। और ये दोनों को तो मास्टर ने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया है। उनको एहसास हो, मास्टर को क्लियर हो गया है कि ये झिल्ली मेरे काम की नहीं है, ये बॉडी मेरे काम की नहीं है। और उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने कल वीडियो में एडिट करते करते लास्ट में बताई है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए वीडियो, कि मास्टर्स जब भी कोई काम करते हैं तो उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते, इसीलिए उनको उसका क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट लेना और देना, ये सब खेल पता है किसका है? ये सब थॉट्स का है, ये सब रियलिटी है नहीं। अरे भैया, किसी भी क्रेडिट को लेना माइंड के लिए एक्स्ट्रा काम है। जो आदमी ये जान जाता है कि ये तो झूठ है, ये कंप्लीटली सच नहीं है। एक दिन घर वाले को खुश करने के लिए चाय बना दी, अब रोज चाय बनानी पड़ती है। नहीं, रुकिए, इसमें थोड़ा सा गलत है, ये स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ है। मैं बात कर रहा हूँ, घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अपने और आसपास के लोगों की बीच की कनेक्शंस को, जो दूरियां हैं उसको ख़त्म कर सके। बिकॉज जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना, मास्टर से मीटिंग हो रही है। देखिए सैर जी क्या बोल रहे हैं, माई परप्लेक्सिटी स्लोली फेडेड इन हिज फैसिनेशन एंड ग्रिप्ड मी एवर मोर फर्मली। हम सब बातें करते हैं कि हमको एनलाइटमेंट चाहिए, गुरु से मिलना है, लेकिन जैसे ही गुरु हमको ग्रिप करने की कोशिश करता है हम छटपटा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सहर बोल रहे हैं, मेरी परप्लेक्सिटी, मेरी कन्फ्यूजन स्लोली फेडेड हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और उनकी फैसिनेशन में मुझे ग्रिप कर लिया और फर्मली। हम सब अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने कन्फ्यूजन के साथ इतना स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ना चाहते। अगर कोई मास्टर हेल्प करने की कोशिश करता है तब भी नहीं। और यही होता है जब हमारे आसपास लोग होते हैं। अगर मेरी रिम्पी से बात हो रही है और रिम्पी ने मेरे किसी काम को क्रिटिसाइज़ कर दिया तो हम छटपटा जाते हैं। ये नहीं पेशेंस रख पाते कि कम से कम सुन तो लूँ क्या बोल रही हैं। रिम्पी का अपना एक फैसिनेशन है, आपका इनके ऊपर, इनका आपके ऊपर, हर किसी का दूसरे के ऊपर एक फैसिनेशन है। फैसिनेशन समझते हैं? फैशन कहाँ से आया? प्रभाव। जब आप किसी एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे आपका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम सब उस प्रभाव से अपने आप को बचाते हैं। ये प्रभाव आपको कॉन्शियसली लेना और देना होगा। सैर जी कह रहे हैं, माई इनिशियल परप्लेक्सिटी स्लोली फेडेड, मेरा कन्फ्यूजन धीरे धीरे फेड हो गया और मेरे मास्टर की फैसिनेशन ने मुझे और फर्मली ग्रिप कर लिया। नाउ आई वॉज अवेयर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चेंज टेकिंग प्लेस इन माई माइंड। और सहर जी बोल रहे हैं, अब मुझे पता चला था मेरे माइंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बदलाव हो रहा था। क्या बदलाव हो रहा था? वन बाय वन द क्वेश्चंस आई हैड प्रिपेयर्ड इन माई होटल विद सच केयर वर डिस्कार्डेड। होटल में बैठकर जब ये मास्टर से मिलने वाले थे तो उन्होंने ढेर सारे क्वेश्चंस लिखे थे, ये पूछूंगा और ये पूछूंगा और ये पूछूंगा, अगर उन्होंने ये जवाब ये वाला दिया तो फिर ये पूछूंगा। बहुत ध्यान से स्क्रिप्ट लिखी थी, सवालों की लिस्ट बनाई थी। और यहाँ जब मास्टर से मिले तो धीरे धीरे वो सारे के सारे सवाल डिस्कार्ड हो गए, फालतू के लगने लगे। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद आए थे रामकृष्ण के पास, बोलते हैं बताइए बताइए भगवान अगर दुनिया में है तो प्रूव करिए। और खूब लॉजिक दिया। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे और विवेकानंद टॉपर थे अपने स्कूल के, कॉलेज के। तो बोलते हैं, रामकृष्ण बोलते हैं, एक ही प्रूफ है मेरे पास कि तुम जैसा समझदार इंटेलिजेंट आदमी अगर इस दुनिया में है तो भगवान ने ही बनाया होगा। तो ये तो एक इमोशन की बात है और वो सवाल भी इमोशन की बात है। सवाल आया है पेन से, तकलीफ से, तो सब खत्म हो गया, एक तरह से हीलिंग हो गई। दे नो लॉन्गर सीम्ड टू बी ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंस। अब वो सवाल कोई इम्पॉर्टेंस के नहीं लग रहे थे। नॉर डिड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच हैड hitherto worried me seemed to matter either। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब तक मैं ज़रूगा से नहीं मिला था उसके पहले मैं जॉब करता था अनंगपुर फरीदाबाद में एक स्कूल में, और मेरे पास ढेर सारे काम थे, स्कूल के अलग अलग काम,
टीचर्स को अपॉइंट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, मार्केटिंग करना है स्कूल की ड्रेस कैसे बनेगी, और 10 तरह के काम थे स्कूल से रिलेटेड। और भी ढेर सारी जिम्मेदारियाँ थी मेरे सर पे, लेकिन वो सब जिम्मेदारियाँ गॉड थी, अनइम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए उस टाइम। वो स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। और जब मैं जेनुगा से मिला, पढ़ा, समझा, तो मैंने तुरंत फ़ोन किया दिनेश अग्रवाल जी को, जिन्होंने मुझे उस स्कूल में भेजा था जॉब करने के लिए। अब नहीं आ रहा हूँ मैं, बाय। मेरी हालत एकदम वैसी हो गई, एकदम वैसी जैसी माइकल क्लेटन की। उस कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी के लिए मर रहा था, सब कुछ कर रहा था, चोरी चपारी सब कुछ कर रहा था, झूठ बोल रहा था। और उसके बाद अपने बॉस को बोल दिया बाय बाय, अब नहीं। यही कृष्णमूर्ति चाहते थे इंदिरा गांधी करें। इंदिरा गांधी क्या बोल रही थी? राइडिंग द बैक ऑफ द टाइगर। वो पॉलिटिशियन थी और डरी हुई थी। इस देश को रन करने में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये। ऐसा ऐसे चिलचिलाती धूप में आप 100 बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसी हालत थी उनकी। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं आखिर तुम क्यों इस झमेले में हो, छोड़ दो ना। बोलती नहीं छोड़ सकती। क्यों? बिकॉज वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनको रेलेवेंट लग रही थी। ये तो जब आप समझते हैं कोई चीज़ तब जा कर के फालतू की चीज़ें बाहर छोड़ते हैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया। इंदिरा गांधी नहीं छोड़ पाई अपने देश को, मैंने तो छोड़ दिया अपना स्कूल जो मैं चला रहा था वहाँ। और स्कूल अभी भी चल रहा है, 10 साल 11 साल हो गया चल रहा है। मैं सोचता था मैं ही चला रहा हूँ, नहीं, वो मेरे ईगो को फुलफ़िल कर रहा था। उसके बाद मेरा मेन क्वेश्चन हो गया कि मेरी ईगो क्या है, उसको कैसे रिजॉल्व की जाए। ये सहर जी के साथ भी हुआ। Nor did solving the problem which had hitherto worried me seemed to matter either. ढेर सारी चीज़ें थी जो उनको वरी करती थी, वो सब अब कोई मैटर नहीं कर रही थी। I felt deep, steady river of serenity flowing through me. मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर में एक गहरी, बहुत प्यार से बहने वाली रिवर ऑफ सेरेनिटी, शांति की रिवर बह रही है मेरे अंदर से। जो पहले डिस्टर्बेंस फ्लो होती थी, अब वो पीसफुल स्टेट की तरह फील हो रही थी। अ ग्रेट पीस, द पीस विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज पासिंग अंडरस्टैंडिंग, was penetrating to the most inaccessible reaches of my being. एक बहुत ग्रेट पीस फील हो रहा था मुझे, एक ऐसा पीस जिसको कहा जाता है पासिंग अंडरस्टैंडिंग, कि सभी समझ से परे है। आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों मैं इतना खुश हूँ, मैं क्यों इतना शांत हूँ, नहीं समझ में आएगा। और वो कहाँ कहाँ पेनिट्रेट कर रहा था, कहाँ कहाँ अंदर घुस रहा था, इनटू द मोस्ट इनएक्सेसिबल रीचेस, हमारे शरीर के उन कोनों में जहाँ पर मैं कभी घुस ही नहीं पाया, वहाँ जा कर के। आप अगर कभी दर्द में परेशान हो ना, तो आपका हाथ पैर हिलता नहीं है, दवाई खा लीजिए या वो बीमारी ठीक हो जाए तो अचानक से आपका हाथ पैर हिलना शुरू हो जाएगा। बोले अरे मैं तो एक्टिव हो गया। आपके वो ऑर्गन्स जो पहले हिल नहीं रहे थे अब वो एक्टिव हो गए। जो एरियाज़ में ये नॉर्मली घुसते नहीं थे, सोचते नहीं थे, वहाँ पर भी पीस पहुँच गई और उनका माइंड और अवेयर हो गया। इट वॉज फॉर दिस दैट आई हैड बीन बॉर्न। और तब सहर जी को एहसास हुआ, जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना, आप मुझसे पूछते हैं बहुत बार कि मेरा पर्पज़ कैसे मालूम पड़ेगा। ये मोमेंट होता है पर्पज़ जब आपको मालूम पड़ता है। इट वॉज फॉर दिस दैट आई हैड बीन बॉर्न, इसीलिए तो मैं पैदा हुआ था। इस मास्टर के साथ बैठना, इनसे सीखना और जो ये कह रहे हैं उसको मानना, इसीलिए मैं पैदा हुआ था। नॉट टू मेक फिल्म्स नॉर टू टेक पार्ट इन रेवोल्यूशंस, फिल्में बनाने के लिए नहीं और ना ही तो दुनिया में क्रांति करने के लिए। ये दो चीज़ें हैं। एक तरफ फिल्म के थ्रू वो पैशन की बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने पैशन को फॉलो करें, और रेवोल्यूशंस के थ्रू ये बात कर रहे हैं किस तरह से आप अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं उससे। वो दोनों ही आपकी ईगो की फुलफिलमेंट है। क्वेश्चन विच हैड टॉर्चर्ड मी नाउ सीम्ड इररिलेवेंट, वो सारे सवाल जो मुझे टॉर्चर करते थे अब वो क्या है, इररिलेवेंट है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ऑफ वॉट वर्थ वर ईवास एंड इडियट्स, ब्लॉन्ड हेयर्स एंड पिंक बॉटम्स। वो सेक्स, वो खूबसूरती, वो ग्लैमर किस काम का। माई पोइट्री एंड माई पास्ट, मेरी पास्ट की पोइट्रीज़ वो सब किस काम की। हाउ पेटी लूम्ड द पैरानोमा ऑफ लॉस्ट ईयर्स। लॉस्ट ईयर्स मतलब हमारे पास्ट जो हमारे लिए इतने बड़े लगते थे अब वो कितने छोटे लग रहे थे। आई सरेंडर्ड टू द डीपनिंग सेंस ऑफ रेस्टफुलनेस,
सर जी कहते हैं मैंने अपने आप को वहाँ सरेंडर कर दिया, उस रेस्टफुलनेस में अपने आप को और छोड़ दिया, जैसे हम सपने में, जैसे नींद में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं सोने के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग आई डू नॉट नो, बट सर्टनली फॉर नॉट लेस देन एन आवर। ये सब कब तक चला मुझे पता नहीं, लेकिन 1 घंटे तक तो चला ही होगा। अब इस सेंटेंस को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये सेंटेंस बहुत मुश्किल है समझने के लिए। आपको सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा उसके बाद भी आप सुनेंगे, फिर भी समझाने के बाद भी आपको फिर से समझाना पड़ेगा मुझे। द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवोक्स नो इरिटेशन व्हेन द चेन्स ऑफ माइंड मेड प्रॉब्लम्स हैव बीन डिस्कार्डेड। द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवोक्स नो इरिटेशन हमारे लिए करता है, जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम जब बीतता है तो हमें इरिटेट करता है, लेकिन एक ऐसा टाइम भी है जब वो इरिटेट नहीं करता। कब? द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवोक्स नो इरिटेशन व्हेन द चेन ऑफ माइंड मेड प्रॉब्लम्स हैव बीन डिस्कार्डेड। हमारे पास ढेर सारे माइंड मेड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे माइंड ने झूठ मूठ का क्रिएट कर रखा है। जब वो डिस्कार्ड कर देते हैं तो आप आराम से कहीं पर भी रह सकते हैं, पहाड़ों में, प्लेन्स में, गर्मी में, सर्दी में, कोई इरिटेशन नहीं होगी आपको। लिटिल बाय लिटिल अ न्यू क्वेश्चन स्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन माई कॉन्शियसनेस। और अब नया सवाल आना शुरू हो गया मेरे मन में। अब तक जो कुछ मेरे करियर की, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, उसको हटा करके नया सवाल। डज द उस्ताद एमिनेट स्पिरिचुअल पीस एज द रोज एमिनेट्स फ्रैग्रेंस? क्या एक उस्ताद, एक स्पिरिचुअल टीचर अपने अंदर से स्पिरिचुअल पीस निकालता है क्या? खुशबू, जैसे फूल खुशबू निकालती है, ऐसे एक स्पिरिचुअल आदमी के अंदर में से शांति निकलती है क्या? मतलब क्या ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, सर जी कह रहे हैं, क्या इसी आदमी की वजह से हो रहा है क्या?